सो आज जो है ना हमारा टॉपिक, आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एविडेंस एक्ट फॉर अस। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम बस देख रहे थे कि मतलब कंटेंट्स क्या हैं, छोटी मोटी इधर उधर की चीजें देख रहे थे। नाउ इज वेयर द एक्चुअल रियल एविडेंस एक्ट जो अप्लाई होती है वो वाली एविडेंस एक्ट का टाइम है ना। एंड ऑल दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, गोपाल सर, ऋषि सर, दे वुड आई थिंक सेकंड मी ऑन दिस कि इसके आगे जो सेक्शंस हैं दे आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी केस इनडिफरेंटली। दे हैव टू बी यूज्ड क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन होनी ही होनी है, विटनेसेस ने आना ही आना है। अब उसके अंदर आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं कर सकते हो वो आपको इन सेक्शंस में दिखाई देता है। तो आज हमारा जो है, हमने अभी पढ़े थे लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और कब पूछे जाएंगे और कब नहीं पूछे जाएंगे। इन्हीं की तरह कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन पे हम जंप मारने वाले हैं, जिनका नाम है स्कैंडुलस, एनोइंग, इंसल्टिंग एंड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स वाले क्वेश्चंस। सो वी गोना लुक एट दीज 4 सेक्शंस टुडे। और इनसे कनेक्ट करते हुए जो बाकी के सेक्शन अब आगे के बचे ना, वो हमें एक मतलब वी हैव टू रीड देम एज वन कलेक्टिव प्रोपोजिशन, क्योंकि वो सारे ही एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ योर विटनेसेस, मोस्टली आस्किंग व्हाट क्वेश्चंस, आस्किंग व्हाट नॉट क्वेश्चंस, वो सारी चीजें। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं वो हम ट्राई करते हैं देखने की आज। बेसिकली द फोकस इज गोना बी ऑन लीडिंग क्वेश्चंस, सॉरी द स्कैंडुलस एंड एनोइंग क्वेश्चंस। और उससे हम एक बार बस ये समझेंगे कि हमारे जो लीडिंग क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था, उसके आगे का जो पूरे के पूरे सेक्शंस हैं वो असल में कहते क्या है, हमें वो कहानी याद होनी चाहिए। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि ये सारे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको एक सेक्शन में भी रख देते तो मेरे ख्याल से वो एकदम सही होता, मगर इन्होंने जिस तरह से तोड़ तोड़ के लगाया उस चक्कर में हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रीड करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं तो पिछले के साथ कनेक्शन क्या था वो भूल जाते हैं। सो आई ट्राई टू मेक अ चेन ऑफ हाउ दीज सेक्शंस आर कनेक्टेड एंड वील सी कि 143 से लेके लास्ट तक 165 तक कैसे सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो सब लोग एक बार बेयर एक्ट्स निकाल लेना। आई होप एवरीबडी हैज बेयर एक्ट्स। Everybody with barracks? I cannot see anybody on video. I request everybody to stay on videos, please. Okay. Starting now. सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 149। सेक्शन 149 कहता है क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। तो हमें इसने एक बात बोली कि यार कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना विटनेस से, बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के मत पूछना। हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के, लॉजिक लगता है इस बात में। बट वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें बिना रीजनेबल ग्राउंड के नहीं पूछने? ये तो हमें समझ आ गया कि बिना रीजनेबल ग्राउंड के हमें नहीं पूछना। जब तक हमारे पास कोई ठोस वजह ना हो उसे पूछने की, तब तक हम वो क्वेश्चन ना पूछे। मगर ये क्वेश्चंस हैं कौन से जो हमें नहीं पूछने? तो एक बार 149 को रीड करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस के बारे में ये बात कर रही है। एनीबडी हु हैज 149 इन फ्रंट ऑफ देम प्लीज रीड। Questions not to be asked without reasonable ground. No such question as is referred to in section 148. Not to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that imputation which it conveys is well founded. So now we will have to go to section 148. Right. So 149 ने सिंपली हमें इशारा किया कि भाई देखो बाएं देखो, तो यहाँ पे हमारा 148 है, उसके अंदर जिन सेक्शंस की, जिन क्वेश्चंस की बात हुई थी, वो वाले क्वेश्चंस आप तब तक नहीं पूछोगे अपने विटनेसेस से जब तक आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, माने ठोस वजह नहीं है उन्हें पूछने की। रीजनेबल ग्राउंड माने ठोस वजह। अगर वो ठोस आधार नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस विटनेस को नहीं लगाओगे। ठीक है, अब देखते हैं 148 किस चीज के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज 148? कैन यू रीड सर? Okay. Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his. बस अब 148 हमें कह रहा है एनी सच क्वेश्चन शैल नॉट बी आस्क्ड। अब ये सच क्या है, इसमें सच कहां से आ रहा है? एनी सच क्वेश्चन शैल नॉट बी आस्क्ड, जब वो सिर्फ इंपीचिंग कैरेक्टर के ऊपर हो तब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके लिए कंपेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बात 148 कह रही है। और उसके आगे वो ये भी बता देता है कि कोर्ट कैसे बताएगी कि अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसमें वो 4 पॉइंट बता देगी। अब हमें देखना 148 में जो सच की बात हुई है वो सच कौन है। तो 148 हमें फिर से बायां हाथ दिखाता है कि भाई पीछे जाओ, पीछे हमने एक और चीज देखी थी। फिर हम पहुंच जाते हैं सेक्शन 147 पे। अब देखते हैं सेक्शन 147 किस चीज की बात कर रहा है। When witness to be compelled to answer, if any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section 132 shall apply thereto.
भाई इसने फिर से कह दिया कि इफ एनी सच क्वेश्चंस, अभी साला फिर से सच क्वेश्चंस कौन से हैं? अब एनी सच क्वेश्चन अगर उसे पूछा जाएगा विटनेस से, तो उसको वही रूल्स अप्लाई होंगे जो 132 में हुए थे। और 132 क्या था? 132 हमारा जनरल रूल, witness not excused from answering on ground that answer will criminate. राइट। तो हमने 132 बहुत ही लेंथ में पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। वो सबसे लंबा लेक्चर था हमारा, 3 घंटे 28 मिनट का, जिसमें हमने 132 पे डिस्कशन करी थी, बहुत लंबी चौड़ी। उसको एडिट करने में और अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगा था। सो 132 ने हमें जनरली एक जनरल रूल दिया कि विटनेसेस जो है ना, वो जब कोर्ट में आएंगे तो वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को मना नहीं कर सकते आंसर करने से, कि सर मैं नहीं बता रहा इसका जवाब। किस बेसिस पे? कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मेरे को फोरफीचर लग जाएगा, या पेनल्टी हो जाएगी, या इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। शर्त सिर्फ एक ही है उसके अंदर, सिर्फ शर्त एक है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो एक रेलेवेंट चीज से मतलब रखता हो। अगर कोई क्वेश्चन रेलेवेंट चीज से मतलब रखता है, देन द विटनेस इज कंपेल्ड, ही इज कंपेल्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये जनरल रूल हमें 132 ने दे दिया था। इसमें हमने एक केस लॉ भी पढ़ा था, जिसमें विजयन नाम का एक सीएम, चीफ मिनिस्टर का बेटा था, केरल में या कर्नाटक में, एंड दैट गाइज कार वाज रैम्ड इनटू एंड ही वाज किल्ड। एंड जो विटनेस होता है उसको बुलाया जाता है कोर्ट में, और 132 की प्रोटेक्शन दे दी जाती है। उसे भी हमने बहुत विस्तार में डिस्कस किया था। तो 147 ने बेसिकली हमें क्या बोला कि एनी सच क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो 132 अप्लाई हो जाएगा, माने बंदा कंपेल्ड माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये एनी सच क्वेश्चंस क्या है भाई। उसने फिर से बायां हाथ दिखाया, बोला 146 पढ़ लो, उसमें पता चल जाएगा कि सच क्वेश्चंस जो अभी तक आप बात करते आ रहे हो वो कौन से क्वेश्चंस हैं। लेट्स गो टू 146 नाउ। Questions lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred to, be asked any questions which tend to test his veracity, to discover who he is and what is his position in life, or to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions may tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. बस हमें यहीं तक पहुंचना था, बस हमें यहां तक पहुंचना था। यहां से हमें पता चल जाएगा कि हम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एविडेंस एक्ट ने हमें अलाउ किए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने के लिए। और वो क्वेश्चंस जो पिछले क्वेश्चन से थोड़े हटके हैं। एक आपने वर्ड फिर से देखा होगा इसके अंदर, सच तो यूज नहीं किया, मगर उन्होंने बोला हेयर इन बिफोर मेंशन्ड या हेयर इन बिफोर रेफर्ड टू, ऐसा कुछ लिखा है ना पहली लाइन में। एक बार सर टंडन सर फिर से रीड करना प्लीज, फर्स्ट लाइन। 146 का है, when a witness is cross examined, he may be, in addition to questions herein before referred to, be asked yes, in addition to the questions herein before referred to. herein before कौन से है? अब हेयर इन बिफोर कौन से हैं? ये इस पे किसी को अगर कुछ आइडिया हो कि अब हेयर इन बिफोर इसके पीछे रास्ता क्या है, किस चीज की बात हो रही है? 138. 138 परफेक्ट। गोपाल सर बाकियों को तो थोड़ा सा तो दिया करो, आप टाइम दिया करो। तो अब ये जो हेयर इन बिफोर रेफर टू है वो है सेक्शन 138 को रेफरेंस। नाउ सेक्शन 138 में ऐसा क्या लिखा है जो यहाँ पे रेफर हो रहा है? Order of examinations. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires, cross-examined, then if the party calling him so desires, re-examined. The examination and cross-examination must relate to relevant facts. बस यहीं पे बस ये वाली लाइन सर फिर से बोल देना एक बार टंडन सर। The examination and cross-examination must relate to relevant facts. बस एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, सो हमारे लिए 138 ने सेट करके दिया था हमें जनरल रूल एग्जामिनेशंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशंस का। 138 ने बोला कि एग्जामिनेशंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशंस जो हैं वो हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स पे ही होंगी। आप रेलेवेंट फैक्ट्स के बाहर नहीं जा सकते। अब ये रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है? पर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं और कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। चलो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहुंच सकते हैं। सॉरी उसमें नहीं, हाँ है रेलेवेंट 4 में। ठीक है सर, रेलेवेंट वो पढ़ लेते हैं। रेलेवेंट क्या है? 1 रेलेवेंट है बेयर एक्ट में पेज 4 पे है।
one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of the facts. तो अब ये रेफर टू क्या है? अब इसने हमें बायां हाथ दिखा दिया कि आगे बढ़ो। ये रेफर टू क्या है? नहीं पता। तो अब ये जो रेफर टू बताया है वो ये वही 6 से लेके 55 तक हैं जो हमें, जिस चैप्टर का नाम है रेलेवेंसी, कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। तो अब हम पहुंच गए अपने आंसर तक कि ये 138 ने बात करी किस चीज की, जो ये लोग सारे सच 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 करते हुए आ रहे हैं और हेयर इन बिफोर और हेयर इन आफ्टर कर रहे हैं, वो सारों का मतलब क्या है, हम वहां तक पहुंच गए। लेट मी क्रिएट द चेन अगेन फॉर एवरीबॉडी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये हम एक बार पीछे से और एक बार आगे से और एक बार साइड से 2-3 बार करेंगे, तब हमें पूरा गैमेट समझ आ जाएगा। हमने सबसे पहले देखा कि हम सेक्शन 149 पे पहुंचे। इस पे बना दो, आपके लिख दो। मैं बना दूंगा सर, बना दूंगा। एक बार बस ध्यान से मेरे को सुन लो पहले। हम 149 पे पहुंचे, ठीक है। 149 ने हमें कहा कि भाई क्वेश्चंस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड मत पूछना। हमें खबरदार कर दिया। हमने कहा ठीक है, नहीं पूछेंगे। मगर ये जो क्वेश्चंस नहीं पूछने, ये कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप? तो उसने हमें बताया कि 148 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, जिन क्वेश्चंस की बात करी गई है, वो क्वेश्चंस को बिना रीजनेबल ग्राउंड के मत पूछना। हम 148 के पास पहुंचे। 148 की हेडिंग ने हमें कहा कि कोर्ट के पास पावर है ये बताने की कि कब विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कब उसे कंपेल किया जाएगा। और 148 ने लिख दिया कि जब जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पीछे दिए हुए क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस जब जब पूछे जाएंगे और उनका ऑब्जेक्ट सिर्फ इंजरिंग द कैरेक्टर होगा, इस चीज पे एम्फेसिस है। 148 का इस चीज पे एम्फेसिस है, उस पे गोला मार लेना, अंडरलाइन कर लेना, स्टार्स लगा लेना। जब जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका ऑब्जेक्ट होगा ओनली टू इंजर योर कैरेक्टर, ओनली टू शेक योर क्रेडिट बाय इंजरिंग योर कैरेक्टर, तब तब आप 132 को फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि 132 ने तो जनरली बोल दिया था कि भाई सब कंपेल्ड है, सबको जवाब देना पड़ेगा जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मगर 148 ने बोला कि जब जब सिर्फ इंजरिंग द कैरेक्टर पे बात आ रखी होगी, तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि कंपेल करना है या नहीं करना है। जो ऑटोमेटिक कंपल्शन है वो रेलेवेंट वाली चीजों पर पड़ती है, मगर यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सिर्फ उन चीजों की बात जिनका ऑब्जेक्ट है सिर्फ क्रेडिट को तोड़ना और इंजर करना आपके कैरेक्टर को, मतलब आपके ऊपर लांछन लगाना, राइट, आपके ऊपर कलंक लगाना। जब सिर्फ इस चीज के लिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कंपेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? उसके 4 पैमाने दे दिए और बता दिया कौन से क्वेश्चंस प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। पहले वाले में उन्होंने बोला कि भाई प्रॉपर होंगे अगर उनके रिकॉर्ड पे आने से, उस क्वेश्चन के जवाब के रिकॉर्ड पे आने से कोर्ट का ओपिनियन सीरियसली अफेक्ट हो सकता है, तब कोर्ट कंपेल करेगी बंदे को आंसर देने के लिए। दूसरे और तीसरे में बोला जब वो रिमोट इन टाइम होगा या बहुत डिसप्रोपोर्शनेट होगा, तब इम्प्रॉपर माना जाएगा और कंपेल नहीं करेंगे किसी को भी जवाब देने के लिए। और चौथे में बोला कि अगर वो जवाब देने से मना कर देगा तो एडवर्स इन्फ्रेंस बनाया जा सकता है उसके अगेंस्ट। लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे, अगर कहीं पे गलती दिखती है तो मुझे बता देना। अब 148 ने इतनी बात कह दी, ठीक है। 148 ने जो अपनी बात शुरू करी थी वो करी थी फ्रॉम सच क्वेश्चंस, है ना। और सच क्वेश्चंस के लिए हम वापस गए 147 पे, और 147 ने हमें बताया कि जब जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 146 में दिए गए हैं, तब तब 132 अप्लाई कर जाएगा। तो मतलब 132 का मतलब क्या था? कंपेल किया जाएगा। 147 ने बोला 132 अप्लाई होगा। किस चीज पे अप्लाई होगा? 146 पे। और 146 ने क्या बोला कि 138 में जितनी चीजें दे रखी हैं, माने जो रेलेवेंट चीजें दे रखी हैं, उनसे हटके आप ये 3 और चीजों पे भी सवाल कर सकते हो। हालांकि वो परफेक्टली रेलेवेंट या परफेक्टली रिलेटेड टू योर फैक्ट्स हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है, मगर फिर भी आप उस पर क्वेश्चंस कर सकते हो। वो 3 चीजें कौन सी हैं? वेरासिटी, पोजीशन ऑफ लाइफ एंड क्रेडिट। वेरासिटी, पोजीशन इन लाइफ एंड क्रेडिट, इन 3 चीजों पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा 132 अप्लाई हो जाएगा, कंपेल हो गया बंदा, ठीक है। 146 हमने देख लिया 3 चीजें। 146 ने क्या बोला? हेयर इन बिफोर जितनी चीजें थी उसके बाद उससे हटके आप ये 3 चीजें और पूछ सकते हो। और हेयर इन बिफोर का मतलब क्या है? 138 में जो दे रखा है। और 138 में क्या दे रखा है कि आप सिर्फ रेलेवेंट चीजों पे एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे। साथ साथ वहां पे एक लाइन और भी होनी चाहिए कि
एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स पे होगा, मगर क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू व्हाट वाज आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन। ये चीज भी दिमाग में हमें साथ साथ रखनी है। आई विल ड्रॉ दी डायग्राम, सब कुछ आ जाएगा दिमाग में, वो 2-4 बार करने के बाद ही आएगा। आई नो अभी खिचड़ी ही बन रही होगी, बट हम 2-4 तरहों से करेंगे ना, तब जाके समझ आएगा। मुझे भी बहुत बार करने के बाद ही आया था। अब 138 ने बोला जो सारी रेलेवेंट चीजें होंगी, ठीक है। रेलेवेंट का मतलब हमें टंडन सर ने बता दिया, वो हमें डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है सेक्शन 3 में। और उसने बोला कि जब जब कोई भी चीजें, दो फैक्ट्स इस तरह से कनेक्टेड होंगे जिस तरह से हेयर इन आफ्टर बताया गया है, सेक्शन 3 में कह रहे हैं हेयर इन आफ्टर जिस तरह से बताया गया है, अगर उन तरीकों में से किसी एक तरह से चीजें कनेक्टेड होंगी तो उन्हें रेलेवेंट माना जाएगा। और हेयर इन आफ्टर में क्या आएगा, सेक्शन 6 से लेके 55, वो चैप्टर है रेलेवेंसी का, वो बताता है कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल 6 कहता है रेस गेस्टे, रेस गेस्टे बताता है सारी चीजें जो एक साथ कनेक्टेड है वो रेलेवेंट होंगी। 7 और 8 हमें बताता है प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। 9 बताता है हमें टीआईपी के बारे में। 10 बताता है हमें जब एक दो लोग एक साथ पकड़े जाते हैं। 11 बताता है जब हमारी प्ली ऑफ एलिबाई होती है। 12 हमें बताता है जब जब हमारा बिजनेस से रिलेटेड कुछ होता है। 16 हमें बताता है कस्टम के बारे में। 14 हमें बताता है, 14-15 एक्सीडेंटल, ये वो बड़ी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। चलो एनीवेज आगे एडमिशंस आते हैं, कन्फेशंस आते हैं। सेक्शन 32 में मरे हुए बंदे का मरते मरते डाइंग डिक्लेरेशन आता है। फिर आपके एंट्री इन बुक्स आती हैं 34 से 38 में। उसके बाद 40 से 44 तक रेलेवेंट जजमेंट्स आती हैं। 45 से एक्सपर्ट ओपिनियन आता है। और 52 से आपके कैरेक्टर के ऊपर जितनी बातें होती हैं वो आती हैं। ये सारी चीजें मिला के हमें एविडेंस एक्ट बताती है कि ये सारी चीजों को रेलेवेंट फैक्ट्स माना जाएगा आपके केस में। और इन्हीं का जिक्र हो रहा है सेक्शन 3 में, जहां पे वो रेलेवेंट की डेफिनेशन देता है और कहता है हेयर इन आफ्टर रेफर टू। हेयर इन आफ्टर में ये 6 से 55 तक जितनी चीजें थी वो आती है। क्या कोई चेन ऑफ थॉट बनी दिमाग में कि हम कैसे 149 से पूरा पीछे तक पूरी एविडेंस एक्ट पे पहुंचे? कुछ भी 5-7%, 2-3%, 1-1.5, पौना, आधा, कुछ तो बना होगा। ये आधा। आधा, चलो दैट्स गुड, प्रोग्रेस है, कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़े। सर ये समझ लिया तो क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा समझ में आ गया। हाँ, ये आ गया तो मतलब आपके एविडेंस हाथ में है। फाउंडेशन यही चीज समझ नहीं आती, किसी को समझ नहीं आती, लोग ट्राई भी नहीं करते 1-2 बार के बाद। तो अब एक बार चलते हैं और लेट्स ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू कैप्चर एज मच एज यू कैन। वील डू द फ्लो चार्ट वंस अगेन, आगे से पीछे, और फिर उसके बाद हम पीछे से आगे करेंगे। ठीक है, सॉरी, पीछे से आगे पहले करेंगे, फिर आगे से पीछे करेंगे। चलो अब मेरे साथ साथ बना लो तो मेरे ख्याल आपको हेल्प होगी। चल लेट्स गो। So the first section that we started off with was section 149 and now I'll go very slow. अगर किसी को कहीं पे क्वेश्चन लगता है कि कोई चाहता है कि एक बार ब्रीफ कर दो इस सेक्शन के ऊपर, तो आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ ऑन दैट, मुझे बताते रहना, ठीक है। सेक्शन 149 पे थे हम अभी, या लिख लेते हैं सेक्शन 149 से 152, जिसमें हमें ये बताया गया कि पहली बात, रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना कोई क्वेश्चन मत पूछना। सेक्शन 150 ने बताया अगर पूछोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। सेक्शन 151 ने बताया कि स्कैंडुलस क्वेश्चंस मत पूछना। और 152 ने बोला कि एनोइंग क्वेश्चंस भी मत पूछना। ये 4 चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। लिख भी दो सेक्शन, ये जो आपने बोला रीजनेबल, थोड़ा सेक्शन भी लिख दो ऐसे। 149 ने हमें बोला रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना क्वेश्चन मत पूछना। 150 ने बोला कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। 151 ने बोला कि स्कैंडुलस क्वेश्चंस मत पूछना। और 152 ने बोला कि एनोइंग और इंसल्टिंग क्वेश्चंस मत पूछना। अब हमने क्वेश्चन पूछा कि सर कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, ये कौन से क्वेश्चंस है जिनकी आप बात कर रहे हो जो हमें नहीं पूछने और इतने सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ये कौन से क्वेश्चंस है? तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस दैट हैव बीन रेफर्ड टू इन सेक्शन 148। अब हम पहुंच गए सेक्शन 148 में, और 148 हमें बताता है कि any such questions as have been referred to in 147 and 146, ठीक है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये? 146 और 147 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है। एक राइडर है इसके साथ कि ये वाले क्वेश्चंस जब सिर्फ और सिर्फ इंजरिंग ऑफ कैरेक्टर के लिए हो, इंजरिंग ऑफ कैरेक्टर के लिए हो, तब
जो 132 का जनरल रूल अभी तक चलता हुआ आ रहा था ना 147 तक, वो नहीं लगेगा, दैट विल नॉट अप्लाई। रादर कोर्ट विल डिसाइड कि किसको कंपेल किया जाए और किसको नहीं। कोर्ट डिसाइड करेगी, वो ऑटोमेटिकली कंपेल नहीं हो जाएगा, जैसे कि हम पीछे बताते हुए आ रहे थे। ठीक है, क्लियर यहां तक? कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि ये चीज कंपेल करें या ना करें, उसके लिए 4 बातें बोली, 1, 2, 3 और 4 148 के अंदर ही। 148 की देख लो, हेडिंग यही है कि कोर्ट टू डिसाइड वेदर टू कंपेल और नॉट, यही उसकी हेडिंग है। ठीक है ना, कोर्ट डिसाइड करेगी कब कंपेल करना है या नहीं करना है। जबकि हमारा जनरल रूल क्या चलता आ रहा था 132 से लेके 145 146 तक, कि कोई भी विटनेस अगर कोर्ट में खड़ा है और उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे साला पेनल्टी हो जाए, इंप्रिजनमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। मगर 148 पे आके इन्होंने हमें बोला भाई ब्रेक मारो, हमेशा कंपेल नहीं करते रहोगे। कुछ केसेस ऐसे हैं जब कोर्ट डिसाइड करेगी कंपेल करना है या नहीं करना है। और वो कौन से केसेस हैं? जब आप सिर्फ इंजरिंग कैरेक्टर, सिर्फ किसी की मिट्टी पलीत करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ छीछा लेदर करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे भाई हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन विटनेस को देनी पड़ेगी। ऐसे तो लोग कोर्ट में ही आना बंद कर देंगे अगर आप कुछ भी पूछते रहे, वकील तो बिल्कुल ही कपड़े उतार देंगे। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कब उसे कंपेल किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, उसके लिए पैरामीटर्स दे दिए। पहला पैरामीटर दिया कि क्वेश्चन को प्रॉपर माना जाएगा व्हेन इट कैन सीरियसली अफेक्ट कोर्ट्स ओपिनियन। जब आपका ये जो इंप्यूटेशन है 148 में पूछे हुए क्वेश्चन का इंप्यूटेशन, उसका जवाब सीरियसली अफेक्ट कर सकता है ओपिनियन कोर्ट का, तब हम मानेंगे कि वो एक प्रॉपर क्वेश्चन है और हम विटनेस को कंपेल करेंगे कि उसका जवाब दे, और वो जवाब देगा। 2 और 3 में बताया कि 2 तरह के क्वेश्चंस इम्प्रॉपर माने जाएंगे। वो 2 तरह के क्वेश्चंस कौन से हैं? एक तो रिमोट इन टाइम, जब आपकी जो आप इंप्यूटेशन लगाना चाह रहे हो, इंप्यूटेशन जो 3-4 बार वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है ना, जो हमें 52, 53, 54 में भी देखने को मिला था, उसका मतलब है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। इंप्यूटेशन इज इल्जाम। जो इल्जाम आप किसी के ऊपर लगा रहे हो, आइदर दैट इज रिमोट इन टाइम और इट इज द इफेक्ट ऑफ इट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द एविडेंस दैट द पर्सन इज गिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो रिमोट इन टाइम, अगर मैं कहूं कल को कोई विटनेस मेरे सामने खड़ा है और वो टेस्टिमनी देने आया है, भैया सोच लो कि बैंक वैंक से बुलाया है या कहीं से भी बुलाया है, और मैं उससे बात कर रहा हूँ ऐसे केस पे जहां पे रेप वेप की बात हो रही है, ठीक है, या मर्डर की बात हो रही है, और मैं कोर्ट को ये बताता हूँ कि सर इसकी तो टेस्टिमनी मानी ही नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये तो झूठा है। तो कोर्ट पूछेगी भाई आप कैसे कह सकते हो कि ये झूठा है? ये जो आप इल्जाम लगा रहे हो, जो इंप्यूटेशन लगा रहे हो, इसके कोई आधार हैं ये मानने के कि ये झूठा है या नहीं, या ये क्वेश्चन पूछने के कोई आधार हैं? क्या रीजन है ये पूछ रहे हो? तो मैंने बोला कि सर ये एक बार चौथी क्लास में पकड़ा गया था झूठ बोलते हुए कि मेरी जेब में टॉफी पड़ी है या नहीं पड़ी है, और इसने झूठ बोला था, बाद में टॉफी इसकी जेब से निकली, तो ये झूठा है। क्या ये माना जाना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज रिमोट इन टाइम। बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मुझे 30-40 साल पहले कभी गलत किसी की सिक्योरिटी भरने के लिए 6 महीने की जेल हुई थी। एक केस है, ये असली केस है। एक बंदे को 30 साल पहले अपने 20s में किसी के लिए गलत तरह से सिक्योरिटी श्योरिटी बनने के लिए जेल हो गई थी 3 या 4 महीने की। ये पॉइंट उठा के बंदा ये कहना चाह रहा था सर कि इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। कोर्ट ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि भाई 30 साल पहले ऐसे ऐसे 3 महीने जेल में गया था। कोर्ट ने बोला कि नहीं, दैट इज रिमोट इन टाइम, 30 साल हो गए, नहीं माना जाएगा। उसी तरह से डिसप्रोपोर्शनेट टू द एविडेंस, अगर कोई आदमी एविडेंस डिसप्रोपोर्शनेट टू द एविडेंस ही इज गिविंग, वो एविडेंस देने आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे, वो एविडेंस देने आया, कोई बैंक का कर्मचारी आया एंट्रीज प्रूव करने के लिए, और आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को इस तरह से तोड़ रहे हो कि सर इसने एक बार इसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग हुई थी और इसने गाली गलौज कर दी थी किसी के साथ, ऑफिस में किसी को थप्पड़ मार दिया था। हाउ डज दैट अफेक्ट हिज द काइंड ऑफ एविडेंस दैट ही इज गिविंग? ही इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस। तो ये छोटी सी जो आपकी छोटा सा इल्जाम जो है आपका नन्ना सा, वो उसकी इतनी बड़ी एविडेंस को खराब नहीं कर देगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और फोर्थ कहता है कि जब भी कोई कहेगा कि सर मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, जब भी कोई रिफ्यूजल करेगा तो उसके खिलाफ एडवर्स इन्फ्रेंस लिया जा सकता है। दैट इज व्हाट 148 इज सेइंग। चलो, नाउ इफ 148 का हमें आइडिया मिल चुका है, अगर हम आधे % से थोड़ा ऊपर आगे बढ़े हैं, तो लेट्स गो टू 147। 148 ने हमें कहा कि एनी सच क्वेश्चंस, जब वो सिर्फ इंजीनियरिंग कैरेक्टर के लिए होंगे तब कोर्ट देखेगी कि क्या करना है। एनी सच का मतलब क्या था? जो 147 में दिए गए हैं। 147 चलो साहब, सॉरी बनाते चलो ना, 149 से बैक टू 148, 147, 146 वही बना रहा हूँ सर। 149, 148 एंड 147 आ गया ना, वही बना रहा हूँ। 147 तो एक लाइन का है ना, तो उसको अलग से फिर क्यों रखना?
सो 147 ने बोला कि जब जब आपसे 146 वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 146 ने जो क्वेश्चंस आपको अलाउ करे हैं, जब जब वो आपसे पूछे जाएंगे 132 विल अप्लाई। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 146 के अंदर जो हमें तीन चीजें, पहले देख लेते हैं 146 ने हमें क्या बोला है। 146 ने हमें बोला था कि रेलेवेंट चीजें जो है ना, जो 138 में आपको कमांड किया गया था कि सर सिर्फ रेलेवेंट चीजों पे क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन करना, आप उसके अलावा कुछ अलग चीजें भी पूछ सकते हैं। इन एडिशन टू दैट आप क्रॉस एग्जामिनेशन में, एम्फेसिस है क्रॉस एग्जामिनेशन, 146 ओनली टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ी इधर उधर की चीजें भी पूछ सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टिक टू 138 व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। हमने पूछा सर अच्छा कितना इधर उधर जा सकते हैं, क्या क्या इधर उधर कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला तीन चीजें। आप किसी की वेरासिटी पे बात कर सकते हो, किसी की पोजीशन इन लाइफ जानने की कोशिश कर सकते हो और उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और किसी का कैरेक्टर इंजर कर सकते हो। आप ये तीन चीजें कर सकते हो अलग से। उसी के ऊपर 147 कहता है कि जब जब 146 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पे भी 132 अप्लाई करेगा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 145 तक हो रहा था और जैसे ही 146 ने आपको ये इजाजत दी कि थोड़ा सा भटक सकते हो, तो 132 का जो प्रोटेक्शन है वो विटनेस के सर से हट जाएगा। वो फिर भी रहेगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो डंडा भी रहेगा कि आपको कंपेल किया जाएगा। वो दोनों बने रहेंगे। आप ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन से क्रॉस एग्जामिनेशन में आए हो तो आपके ऊपर से 132 का डंडा हट गया। ये क्लैरिफाई करने के लिए सिर्फ 147 वहां खड़ा हुआ है और एक लाइन बोलता है कि सर 146 वाली चीजों में भी 132 अप्लाई होगा। दैट्स इट। अच्छा, ये 146 में तीन चीजें जो दे रखी हैं इनका मतलब क्या है? वेरासिटी होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द एक्यूरेसी। आप किसी की वेरासिटी को जब चैलेंज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि सर बुद्धू आदमी है, ये तो अंधा है, ये तो इसको चीजें दिखती नहीं है तरीके से, ये चीजों को समझ नहीं पाता है, ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। आप ऐसी चीजें बोल के उसकी एक्यूरेसी को हिलाना चाहते हैं। सर 90 साल का बंदा है, सर इसको तो फिट्स पड़ते हैं, इसको तो सब पागल बुलाते हैं। आप उसकी वेरासिटी को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है। सेकंड, आप पोजीशन इन लाइफ जानना चाहते हो। पोजीशन इन लाइफ का मतलब क्या है? तू इस कोर्ट में खड़ा है तो तू प्रोसिक्यूशन का क्या लगता है, क्यों उनकी तरफ से आया है, उसके साथ तेरे रिलेशंस क्या है, उससे तेरा लेना देना क्या है, कहीं उसने तुझे कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, कहीं तू इंटरेस्टेड विटनेस तो नहीं है, कहीं वो तेरे फादर या कहीं तेरे भाई भाई तो नहीं है, तो तू देगा ही उनका बयान उनके लिए। और जो ऑपोजिट पार्टी है उससे तेरा क्या लेना देना है, कहीं तेरी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, कहीं तेरा इससे पहले से कोई झगड़ा तो नहीं हो रखा। तो दैट इज द पोजीशन इन लाइफ दैट यू आर ट्राइंग टू गैदर फ्रॉम हिम। और क्या पूछ सकते हो? तेरी एसोसिएशन कैसी है, किनके साथ उठता बैठता है, जुआरियों के साथ उठता बैठता है या लायंस क्लब में उठता बैठता है या दून क्लब में उठता बैठता है, कहाँ पे जाता है, रोटरी क्लब में उठता बैठता है। तो यू विल गेट टू नो कि बंदे का सोसाइटी में स्टेटस क्या है, कितनी फिक्र है इसे अपनी रेपुटेशन की कि ये सच बोलेगा कोर्ट में, राइट। आप पोजीशन ऑन इन लाइफ से ये जानना चाहते हो। एंड इंजरिंग हिज कैरेक्टर, कैरेक्टर से तो हम सब लोग ही जानते हैं कि भाई उस पर कोई कलंक लगा रहे हो आप कि ये झूठा है, that so and so lady is adulterous, that she is used to sleeping with men, you are trying to put something like that on her character। ये तीन चीजें 146 हमें अलाउ करता है, राइट। ये 146 में जो तीन चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है ना ये रेलिवेंट हो। जो टॉपिक चल रहा है, जो मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर, जरूरी नहीं है कि आपको एसोसिएशन जो आप उससे पूछ रहे हो वो डायरेक्टली रेलिवेंट टू द फैक्ट्स हो। जो आप उससे पूछ रहे हो कि तेरे को फिट्स पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, दैट माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट्स, मगर ये अतिरिक्त चीजें हैं, कुछ अलग चीजें। 138 में जो हमें रेलेवेंट तक कन्फाइन किया गया था उसके बाहर कुछ चीजें जो हम पूछ सकते हैं 146 के वर्चू से, वो 146 हमें देता है, ठीक है। अब 146 ने क्या बोला कि जितनी भी हेयर इन बिफोर रेफर्ड चीजें थी, हेयर इन बिफोर रेफर्ड जो चीजें थी उनसे अलग आप ये तीन चीजें पूछ सकते हो। और ये हेयर इन बिफोर रेफर्ड क्या था, जो 138 में कहा गया था कि सिर्फ रेलेवेंट चीजें पूछना, राइट। और रेलेवेंट चीजें हमें कहां पता चली कि रेलेवेंट चीजें कहां होती हैं? वो सेक्शन 3 में लिखी हुई है, रेलेवेंट की डेफिनेशन दी हुई है। और रेलेवेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? थिंग्स सो कनेक्टेड टुगेदर, थिंग्स सो कनेक्टेड टुगेदर कि उनसे एक बढ़िया सी कहानी बन जाए, साफ साफ पिक्चर सामने आ जाए, किसी चीज के ऊपर जो कहानी या हाइपोथेसिस है उसको वो प्रूव कर दें, कोरॉबोरेट कर दें। जब कोई ऐसी चीज होगी तो उन सारी चीजों को रेलेवेंट माना जाएगा। ये हमें सेक्शन 3 ने बता दिया। और सेक्शन 3 ने बताया कि जितनी भी ये रेलेवेंट चीजें हैं वो हेयर एंड आफ्टर दे रखी हैं। तो हेयर एंड आफ्टर में क्या आएगा? सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 ऑफ द एविडेंस एक्ट। और इसके अंदर हमने बतेरी चीजें देखी। हमने इसके अंदर रेस गेस्टे देखा,
सेक्शन 6 में, हमने सब्सिक्वेंट कंडक्ट वगैरह देखा सेक्शन 8 में, कंडक्ट देखा सेक्शन 8 में, हमने टीआईपी देखी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड देखी सेक्शन 9 में, हमने एलिबाई देखा सेक्शन 11 में, हमने एक्सीडेंटल एंड अदर टाइप की डेथ देखी सेक्शन 15 में, हमने 14 में देखा कि किसी की मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, वो पता करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देखा। 16 में हमने कस्टम्स देखे, 17 से लेके 24 तक हमने एडमिशंस देखे, 23 तक, राइट? सब मेरे साथ साथ चल रहे हैं? एवरीबॉडी अलोंग? यस सर, यस। ठीक है। उसके बाद हमने 24 से लेके आगे 30 तक हमने कन्फेशंस देखे, फिर हमने 32 में डाइंग डिक्लेरेशन देखी, फिर हमने एंट्रीज देखी 34 से लेके 38 तक, फिर हमने 40 से लेके 44 तक जजमेंट्स देखी, प्रीवियस जजमेंट्स कितनी कब और कैसे रेलेवेंट हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमने 45 से लेके 50 तक 51 तक हमने एक्सपर्ट ओपिनियन देखा, और फिर 55 तक हमने कैरेक्टर देखा। ये सारी चीजें हमें एविडेंस एक्ट में बताई रेलेवेंट होती हैं। अब कुछ कनेक्ट हुई चेन, कुछ परसेंटेज बढ़ी, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी इस पूरी चेन की, या हम वहीं के वहीं हैं? कैन एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप जिसको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई हो। पूरी तो नहीं आई होगी आई नो, बट थोड़ी सी भी आई हो तो थम्स अप। ओके, 1, आई हैव 1। ओके, चारू इज सेइंग छोटा सा इतना सा थम्स अप। अखिलेश का थम्स अप। ओके ठीक है, कईयों का थम्स अप आ गया। सो मतलब थोड़ा बहुत क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। अब नीचे से लेके चलते हैं इस चेन को एक बार, तब हमें शायद और बेहतर समझ आए। अब ये भी लिख लेना, इस तरह से भी एक बार चार्ट बना लेना, सो वील गेट टू अंडरस्टैंड। आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने भी बहुत बार पढ़ने के बाद ही समझा कि ये चेन कैसे कनेक्ट हो रही है। एंड अभी भी इतनी सारी चीजें होंगी जो मेरे को समझ नहीं आई होंगी, जो आई हैव नॉट इवन डिस्कवर्ड। सो 2-4 बार 2-3 तरीकों से जब पढ़ेंगे तभी कुछ समझ आता है इसमें। एक बार वो समझ आ गया तो उसके बाद दीज सेक्शंस आर जस्ट 15 मिनट का खेला, 15 मिनट में पूरी एविडेंस रिवाइज कर लोगे। चल, लेट्स टेक इट फ्रॉम सेक्शन 3 नाउ। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर बताते रहो तो बड़ा अच्छा लगेगा माइक यूज करके, कि हमने सेक्शन 3 में क्या देखा। सबसे पहले सेक्शन 3 ने हमें किस चीज के बारे में बताया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? Relevant facts. करेक्ट सर, रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में हमें सेक्शन 3 ने बताया। और उसने हमें क्या बताया? थिंग्स सो कनेक्टेड, जो चीजें कनेक्टेड हैं और हेयर एंड आफ्टर दी हुई चीजों के साथ, हेयर एंड आफ्टर दी हुई चीजें जो रेलेवेंसी की बात करती हैं उनमें फॉल करती हैं, तो हम उन्हें रेलेवेंट फैक्ट्स कह सकते हैं। ये हेयर एंड आफ्टर का मतलब क्या है? कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक दिया हुआ है रेलेवेंसी? 5 से 55. 5 से 55, 6 से 55 बोल सकते हैं वैसे, 6 से 55, इसमें हमें रेलेवेंसी की बातें करने करी है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि रेलेवेंट चीजें क्या होती हैं, तो हमने बीच में थोड़ा वो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद हम विटनेसेस पे आए। 5 क्यों नहीं बोल सकते? 5 से क्यों नहीं ले? सर क्योंकि 5 हमें बताता है सिर्फ एक जनरल रूल कि जब भी आप कुछ कोर्ट के सामने लाओगे तो या तो वो फैक्ट एंड इशू होना चाहिए या रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद बताना शुरू करता है कि रेलेवेंट फैक्ट्स एक्चुअली होते क्या है। तो 5 एक्चुअली रूल है, इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स। 6 से वो एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, रेस गेस्टे से। दैट्स व्हाई 6 to 55। ठीक है, अब जब हमें रेलेवेंट पता चल गया तो हम विटनेसेस वाले चैप्टर पे आए थे। विटनेसेस वाले चैप्टर पे हमें सेक्शन 118 में पता चला था कि हर आदमी विटनेस बन सकता है, एनीबडी कैन बी अ विटनेस। उसके बाद हमने देखा डम विटनेस भी हो सकता है, पति पत्नी भी विटनेस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पास प्रिविलेज होता है, ये भी देखा हमने 121 से, जैसे मैजिस्ट्रेट्स एंड जजेस के पास, मियाँ बीवी के पास, पुलिस वालों के पास, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वालों के पास, अटॉर्नी एंड क्लाइंट के पास, इन सब के पास कुछ प्रिविलेज भी होते हैं। ये कभी कभी ना भी जवाब देना चाहे तो भी मना भी कर सकते हैं। फिर हम आ गए 132 पे और हमने देखा एक जनरल रूल, बहुत पावरफुल रूल, जिसका ऑब्जेक्ट ये था कि विटनेसेस को एनकरेज किया जाए कि वो कोर्ट में आके सच्चाई बताएं, जो उन्होंने सच्चाई देखी है और परसीव करी है अपने सेंसेस से, वो बताएं और डरे ना कोर्ट में आने से। तो 132 ने बोला कि सर जब भी कोई विटनेस कोर्ट में आएगा, उससे सवाल पूछा जाएगा, वो मना नहीं कर सकता, ही इज नॉट एक्सक्यूज्ड। चाहे उसके ऊपर उस जवाब की वजह से फॉरफीचर ही क्यों ना हो जाए, पनिशमेंट ही क्यों ना हो जाए, इम्प्रिजनमेंट कुछ क्यों ना हो जाए, उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, उसे जवाब देना ही देना है। ये 132 ने बोला। ठीक है, नो एक्सक्यूज, प्लस एक प्रोटेक्शन भी दे दी।
कि हम आपको ऐसे कंपेल कर रहे हैं, जबरदस्ती आपके मुंह से आंसर निकाल रहे हैं, तो हम आपको ये प्रोटेक्शन भी देंगे कि इस आंसर की वजह से कभी भी आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाई जाएगी, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, आपको कोई पेनल्टी फॉर फीचर कुछ नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर। ये प्रोटेक्शन दे दी 132 ने। सो जनरल रूल सेट हो गया कि भाई आप कभी भी मना नहीं कर सकते जवाब देने से कोर्ट के अंदर। ये हमारा जनरल रूल सेट हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 135 से लेके 138 के बीच में पाते हैं कि विटनेसेस कैसे आएंगे और ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। और 138 में हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस तरह होगा कि पहले चीफ होगी, फिर क्रॉस होगी और फिर री होगी। और उसी के अंदर हमें यह बताया जाता है कि जो चीफ और क्रॉस है ये हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी। क्योंकि जब आप रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तभी कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस विटनेस को कंपेल करेगी। आपके उल जलूल बातों के चक्कर में किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसकी प्राइवेट लाइफ को आप ड्रैग करके ले आए कोर्ट में, उसके साथ आप उसके ऊपर कलंक लगाएं, उसके ऊपर लांछन लगाएं, छीछा लेदर करें। ये सारी चीजें हम तब कंपेल नहीं करेंगे जब आप इररेलेवेंट चीजें पूछोगे, हम सिर्फ रेलेवेंट चीजों पर बात करेंगे, तभी कंपेल किया जाएगा। ठीक है। सो 138 ने क्लियर कर दिया कि चीफ एंड क्रॉस जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स पे होनी चाहिए। समझ गए भाई, रेलेवेंट फैक्ट्स पे ही करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता चला कि कुछ लीडिंग क्वेश्चन नाम की चीज भी होती है। उसमें हमें बताया गया कि लीडिंग क्वेश्चंस आप चीफ में नहीं पूछ सकते मगर क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो। ठीक है। क्लैरिटी इस बात की हमें दे दी कि जब लीडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। याद रखना, हम विटनेस के पीछे पड़े हुए हैं इन सारे सेक्शन में। हम ये देख रहे हैं कि कब कब विटनेस को जवाब देना होगा, कब कब विटनेस को कंपेल किया जाएगा। चलो ये भी हो गया। उसके बाद हम आ गए एक सेक्शन पे जिसका नाम है सेक्शन 145। और 145 से बेसिकली शुरू हो जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन यहां से शुरू हो जाती है। ये एक बेसिक सी बात करता है कि आप किसी को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं और उसके लिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट्स को उठा के। उसने पहले क्या बोला था और अब क्या बोला है उसको लेके आप कॉन्ट्राडिक्शंस डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा मेन सेक्शन, सेक्शन 146। उसने कहा अच्छा ये बात सुनो, पीछे हमने आपको बताया था कि रेलेवेंट चीजों पे ही आप सिर्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मगर यहां पे हम एक एडिशनल पावर दे रहे हैं क्रॉस एग्जामिन करने वाले बंदे को। वो पावर ये है कि आप रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ साथ इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन 138, ऐसा ही लिखा है ना, हेयर इन बिफोर रेफर टू, वो हेयर इन बिफोर रेफर टू 138 है। तो 138 में जो रेलेवेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसके साथ साथ आप और किन चीजों पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, वो है तीन चीजें। वेरासिटी, वेरासिटी का मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक्यूरेसी। देन डिस्कवरिंग द पोजीशन ऑफ द पर्सन इन लाइफ, जिसमें आप पता करते हैं कि इसकी एसोसिएशन क्या है, कहां से कमाता खाता है, क्या है, डकैती करता है या सर्विस करता है, क्या है, इसका ट्यूनिंग प्रोसिक्यूशन के साथ कैसी है और अक्यूज के साथ कैसी है, ये जानने की आप कोशिश करते हो। और थर्ड, जब आप कैरेक्टर इंजर करने की कोशिश करते हो किसी का, इंजरिंग द कैरेक्टर। ये रेलेवेंट चीजों के अलावा ये तीन चीजें भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, आपको ये पावर देता है 146। आर वी क्लियर? यहां तक क्या हमें सब कुछ क्लियर चल रहा है अभी तक? ऑलराइट, आई हैव नंदिनीज थम्स अप। अदर्स? गोपाल सर का भी आ गया, चारू का भी आ गया, अखिलेश का भी आ गया। Anybody else who might want to indicate that? चलो काफी सारे लोग आ गया, कूल। अब 146 ने हमें बता दिया कि आप ये अतिरिक्त चीजों पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उठा कि सर एक मिनट, रेलेवेंट फैक्ट्स पे आपने बोला था कि 132 की कंपल्शन लगेगी और विटनेस को जवाब देना ही देना पड़ेगा, राइट? 132 में हमने यही बोला था कि जब जब रेलेवेंट चीजें पूछोगे तब विटनेस हमेशा जवाब देगा। मगर सर अभी अभी आपने बोला कि रेलेवेंट के साथ साथ आप 146 में कुछ अलग से चीजें भी पूछ सकते हो जो रेलेवेंट हो ना हो कुछ नहीं पता है। तो एक बार ये क्लैरिफाई जरूर कर दो कि क्या इन चीजों के ऊपर भी कंपल्शन लगेगी, क्या विटनेस इन केसेस में भी कंपेल रहेगा? तो सेक्शन 147 ने बोला कि हाँ जी, जो हमने विटनेस को कंपेल किया था 132 में वो कंपल्शन 146 में भी लगेगा। ये जो तीन हमने केसेस बताए हैं इनमें भी लगेगा। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब हम वेरासिटी पे बात करेंगे, हम उसको एक्यूरेसी को तोड़ेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा इन चीजों का कि मेरे को कभी दौरे पड़ते थे या नहीं पड़ते थे, इन सब चीजों की बात उसे करनी पड़ेगी। मैं जुआरियों के साथ बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ, इन सब चीजों की बात उसे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम
कैरेक्टर पे बात करेंगे तब भी हम उसको बात करते रहेंगे और वो कंपेल होगा जवाब देने के लिए। कोर्ट ने बोला नहीं, इस चीज पे थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए होगी कि यार किसी के कैरेक्टर पे आप मतलब घुसते ही चले जाओ और उसको तोड़ते ही चले जाओ और उसको हम कंपेल भी करें आपको आपके लिए जवाब देने के लिए, ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी, इसका लोग मिसयूज करेंगे, इससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो आया सेक्शन 148, जिसने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली 132 को नहीं हटा देंगे हम, मगर हम कोर्ट को डिस्क्रिशन दे देंगे। कोर्ट जो है हमारा एक तरह से मैनेजर है, वो देखता है, संचालन करता है कि सब ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हम उनके ऊपर डिस्क्रिशन पे छोड़ देंगे कि जब जब 146 क्लॉज 3, ये जो थर्ड वाला है इंजरिंग द कैरेक्टर वाला सीन, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैं कंपेल करूं या ना करूं, कंपेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कंपेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन कैसे लेगी? ऑब्वियसली ऐसे ही लेगी ना कि भाई चलो हम कैरेक्टर इंजर करने लगे, अगर वो कैरेक्टर इंजर करने से कोई फायदा सच में होता है, वो कैरेक्टर इंजर करना जरूरी है किसी केस के अंदर किसी चीज को अनफोल्ड करने के लिए, तो हम करने देंगे। और अगर आप जबरदस्ती सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए ही उसका कैरेक्टर इंजर कर रहे हो, सिर्फ डिले टैक्टिक्स कर रहे हो, सिर्फ किसी को इंसल्ट करना चाहते हो, एनॉय करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो, तो हम नहीं करेंगे। तो उसकी 4 क्लॉजेस बना के उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए। उन 4 पैरामीटर्स में क्या लिखा 148 के? पहली बात, प्रॉपर कब माना जाएगा इन क्वेश्चंस को, और याद रखना प्रॉपर माना जाएगा मतलब कंपेल करा जाएगा, विटनेस के ऊपर कब कब डंडा होगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर कब माना जाएगा? प्रॉपर तब माना जाएगा जब इस क्वेश्चन का जवाब आने से कोर्ट का ओपिनियन सीरियसली अफेक्ट होगा, कोर्ट्स ओपिनियन इज सीरियसली अफेक्टेड, तो प्रॉपर माना जाएगा। और प्रॉपर माना जाएगा तो उसका मतलब क्या है? कंपेल। कोई एग्जांपल ही दे दो अगर है तो। इसका फर्स्ट वाले का सर, प्रॉपर वाले का। हाँ तो प्रॉपर सर इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें बात चल रही है, सपोज करो इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस की बात चल रही है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस में मियां बीवी थे कोई ए एंड बी, ठीक है। और अब जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, और ये बच्चा, इसका एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, ये दोनों बच्चे कह रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, ये बच्चा कह रहा है मेरी होनी चाहिए, मैं इनहेरिट करूंगा और वो इनहेरिट करेगी, ऐसे करके कुछ लड़ाई चल रही है। अब इस केस में अगर कोई आके ये दिखा दें कि ये जो मदर थी शी वॉज अनचेस्ट एंड शी वॉज स्लीपिंग विद सम अदर गाय, एंड उसकी वजह से इस बच्चे का जन्म हुआ था और इस वजह से इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज ये तो उसका बच्चा है ही नहीं, जिस फादर की प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं उस फादर का तो ये बच्चा है ही नहीं, ये तो मदर ने किसी और के साथ मुंह मारा था तब पैदा हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन एक तरह से प्रॉपर माना जाएगा ना, क्योंकि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैरेक्टर को इंजर करता है और कोई खास बात नहीं कर रहा किसी फैक्ट पे, औरत के कैरेक्टर को इंजर करता है, मगर उस कैरेक्टर के इंजर हो जाने से सक्सेसफुली हमें पता चल जाएगा या ये डाउट क्रिएट हो जाएगा कि ये जो लड़का मांगने आया है प्रॉपर्टी, शायद ये उसका बच्चा है ही नहीं जिसकी प्रॉपर्टी को ये क्लेम कर रहा है, शायद ये किसी और का बच्चा है, क्योंकि मदर वाज स्लीपिंग विद अदर मेन। तो दिस विल बी कंसिडर्ड अ प्रॉपर क्वेश्चन एंड द पर्सन एंड द लेडी विल बी कंपेल्ड टू आंसर। इज इट क्लियर सर? कुछ उसमें है ना इलिजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर कुछ है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी है कुछ, ही इज एंटाइटल्ड ऑल बेनिफिट्स, कुछ है ऐसा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई लड़ने ऐसे आए, वो बात की बातें हैं कि वो कौन से लॉ में उसको क्या मिलेगा, मगर एक बंदा ये क्वेश्चन तो उठा सकता है ना। मैं तो अभी आपको क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर इनहेरिटेंस पे बात आ रही है और कोई ये दिखाना चाहता है कि भाई ये उसका बच्चा है ही नहीं जिसकी ये प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है ना, कोई आके बोल दे कि मैं तो इन्हीं का बेटा हूं, मैं तो मेरे को इनकी प्रॉपर्टी बनती है, बाद में कोई दिखा दे कि नहीं ये तो किसी और के साथ भी उस टाइम पे सोया था या उस टाइम पे कुछ रिलेशनशिप था उसमें से ये पैदा हुआ है, तो इसकी नहीं बनती प्रॉपर्टी। लगा लो मुस्लिम्स में तो इलेजिटिमेट चाइल्ड को कुछ भी नहीं मिलता, उस केस में फिर ये प्रॉपर हो जाएगा ना बिल्कुल। अच्छा, हिंदू में तो मिलता है, हिंदू में शायद मिलता है, वील हैव टू बी क्लियर ऑन दैट। हाँ हिंदू लॉज का भी पता नहीं मुझे ढंग से, मैरिज एक्ट में कहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं दिया है। चलो वो होगा। द पॉइंट शुड बी क्लियर कि अगर ऐसा एक केस चल रहा है उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन उठाना जो कैरेक्टर इंजर करता है वो कब प्रॉपर हो सकता है, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? राइट, बाकी सबको भी क्लियर है? बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है, गुड। सो ऐसे केस में प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि सीरियसली अफेक्ट कर रहा है कोर्ट के ओपिनियन को। अब वो कहता है 2 केसेस हैं जिसमें इम्प्रॉपर होगा, और इम्प्रॉपर होगा तो मतलब उसका क्या इंप्लीकेशन है? यू विल नॉट बी कंपेल्ड।
एज अ विटनेस यू विल नॉट बी कंपेल्ड. 132 अप्लाई नहीं करेगा, 132 विल नॉट अप्लाई. और वो इम्प्रॉपर वाले कौन से दो केसेस हैं? एक केस कि व्हेन द इम्प्यूटेशन इज रिमोट इन टाइम. रिमोट इन टाइम, बहुत ही पुरानी बात की बात कर रहे हो, बचपन में कोई टॉफी छुपाई थी, चुराई थी. या फिर डिसप्रोपोर्शनेट है. डिसप्रोपोर्शनेट है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस आया है, बहुत ही बढ़िया एविडेंस दे रहा है, चश्मदीद गवाह है, उसने देखा कि उसको लड़ते हुए देखा, चक्कू मारते हुए देखा, उसका रेप करते हुए देखा, और आप कह रहे हो सर ये तो अनपढ़ है, ये तो गांव के मवालियों के साथ बैठता है, ये तो रोज ताश पत्ते खेलता है. देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन. भाई ही इज अ आई विटनेस, ही हैज सीन थिंग्स हैपनिंग. इस विटनेस को या तो आप ये दिखाओ कि ये पार्शियल बंदा है, पैसे खा के आया है. 155 में जो आपको इम्पीचिंग द क्रेडिट के वो दे रखे हैं ना 3 तरीके, या तो आप आदमी कोई लेके आओ जो दिखाएं कि बंदा पर्सनल नॉलेज से बता दें कि ये बंदा ठीक नहीं है, या उसने ब्राइब ले ली है. ये इम्पीचिंग ऑफ द क्रेडिट के जो 3 तरीके 155 में बताए हैं, या तो आप वो यूज करके उसकी क्रेडिट को इम्पीच करो. आप ये बता रहे हो कि सर ये तो जुआरियों के साथ रोज बैठता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हर जुआरी के साथ बैठने वाला आदमी हमेशा झूठ ही बोलता रहता है? आप एक आई विटनेस को इस बेसिस पे उड़ा दोगे, तो दैट्स अ ग्रेट डिसप्रपोर्शन. अगर ऐसा डिस्प्रपोर्शन है और इस वजह से कोर्ट के ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इतना रिमोट इन टाइम वाली बात आप कर रहे हो, then it will be improper, and if it is improper the person will not be compelled to answer. 132 will not apply. Are these two clear? ये जो आपने 155 बोला है ना, इसमें तो है प्रोविजन उसको इम्पीचिंग द क्रेडिट के लिए, लेकिन वही है कि डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना है ना, यही मतलब हुआ ना. वही मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि डिस्प्रोपोर्शनेट एविडेंस होगी, और उसकी जो आप इंप्यूटेशन उस पर लगा रहे हो दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द एविडेंस दैट ही इज गेटिंग. आप उसके ऊपर इंप्यूटेशन लगा रहे हो कि सर ये जुआरियों के साथ बैठता है, ये काम नहीं करेगी. आप उसके ऊपर इंप्यूटेशन ये लगाओ कि सर 155 में मुझे ऑप्शन है कि मैं ये दिखा दूं कि इसने ब्राइब ले रखी है, इसने 2 लाख रुपए पकड़े हैं प्रोसिक्यूशन साइड से, वो काम कर जाएगा. दैट विल बी proper question and the person will be compelled to answer, and that will be a successful impeachment of his credit. मगर ये वाली impeachment कि वो जुआरियों के साथ बैठता है, रोज बैठ के कैरम बोर्ड खेलता है, that will be a disproportionate imputation. ठीक है. फिर आ गई चौथी बात. चौथी बात उन्होंने बोला कि अगर ये रिफ्यूज करेगा तो एडवर्स इन्फरेंस ले लेना. इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. ठीक है. ऑब्वियसली कोई बंदा अगर मना कर रहा है कि भाई मैं इसका जवाब नहीं दे सकता या नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली कुछ छुपा रहा है, एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकती है ना. जैसे हम 112 एविडेंस एक्ट में देखते हैं, जब डीएनए को कोई रिफ्यूज करता है डीएनए का टेस्ट देने, आप बोलता है ना 112 पे जजमेंट्स हैं कि भैया डीएनए किसी का किसी की इजाजत के बिना आप नहीं कर सकते. मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि डीएनए अगर नहीं हुआ तो बंदा एकदम स्पॉट फ्री चला गया. अगर वो डीएनए नहीं करने दे रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो मतलब कुछ छुपा रहा है. एडवर्स इन्फ्लुएंस तो लिया जा सकता है, कोर्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस लेगी. उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है कोई जवाब देने से तो एडवर्स इन्फ्लुएंस ये जो एडवर्स इन्फ्लुएंस लेगी कोर्ट डीएनए वाले में, दिस इज बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रेसिडेंट. यस सर. ठीक है. ये सेल्वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके ऊपर बेस्ड है. एक और केस भी है इसके ऊपर, मंजीत कौर आई थिंक, कमलप्रीत कौर, एक और केस भी है, वो भी इस पे रेलिवेंट है. ठीक है. चलो. काठी कालू नहीं है. काठी कालू तो सर 27 पे. काठी कालू और देवमन उपाध्याय 27 पे. हाँ ये हो सकता है उसके अंदर इन चीजों पे भी डिस्कशन हुई हो, क्योंकि कनेक्टेड मैटर्स होते हैं कई बार. सो नाउ आई होप 148 तक अभी तक कहानी क्लियर है सबको. क्या सबको समझ आ गया हम कैसे 3 से 55 तक पहुंचे, 55 से 118 पे पहुंचे, 118 से 132 पे पहुंचे, 132 से 138 पे पहुंचे, 138 से 145 पे पहुंचे, और अब 146 पे पहुंचे, फिर 147 पे पहुंचे और 148 पे आए. क्या यहां तक चेन सबकी कंप्लीट है? कहीं पे भी कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है? एक भी मिसिंग लिंक हुआ तो मिस हो गया फिर सब कुछ. चल ठीक है, अगर नहीं है देन लेट्स गो अहेड. और हमें अगर 148 समझ आ चुका है तो हम पहुंच चुके हैं 149 पे. अब बात करते हैं सेक्शन 149 की, एंड लेट्स गो टू द बेयर एक्ट नाउ. 149 हमें कहता है कि कोई भी सवाल विदाउट रीजनेबल ग्राउंड नहीं कर सकते आप. कौन से सवाल जवाब? द सवाल जवाब विच हैव बीन रेफर्ड टू इन सेक्शन 148. और सेक्शन 148 में कौन से सवाल जवाब की बात हुई है? इंजरिंग कैरेक्टर वालों की.
तो इसका मतलब ये है कि जब जब मैं किसी का कैरेक्टर इंजर करने, सिर्फ कैरेक्टर इंजर करने की मंशा से कोई क्वेश्चन पूछने आता हूं, उसको स्ट्रेट अवे तो नहीं उड़ाया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कंपेल करना है या नहीं करना है, राइट। मगर बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 लेजिस्लेचर एक एडवोकेट के ऊपर एक ड्यूटी बनाता है थ्रू 149 कि सर जब जब आप 148 में किसी का कैरेक्टर इंजर करने आएंगे तो प्लीज ये ध्यान रखना कि रीजनेबल ग्राउंड्स हो तो ही क्वेश्चंस पूछना, उल्टे सीधे इधर कुछ भी क्वेश्चन उठा के मत पूछ लेना। यू शुड नॉट बी रेकलेस, दैट इज द मोटो ऑफ सेक्शन 149। तो ये क्या है, अ ड्यूटी बीइंग फिक्स्ड ऑन द एडवोकेट। ये एक कंट्रोलिंग फीचर है एविडेंस एक्ट का ऑन दी एडवोकेट्स कि आप इंजरिंग कैरेक्टर पे जब जब आएंगे प्लीज कम विद रीजनेबल ग्राउंड्स, अदरवाइज डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हिच इज ओनली मेंट टू इंजर द कैरेक्टर ऑफ अ विटनेस, क्योंकि वो शोभा नहीं देता आपके प्रोफेशन को। एडवोकेट ने पूछा कि सर अगर मैंने कर दिया ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या क्या उखाड़ लोगे, मैं तो लॉयर हूं, कोर्ट हमारी है। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 150, हम समझते हैं कि कोर्ट आपकी है, बहुत अच्छी बात है, आप एकदम दबदबा बना के रखते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि विटनेसेस को प्रॉब्लम हो, उनकी प्रोटेक्शन में कोई कमी आए और उनको डिस्करेजमेंट हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि आपके जो क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट्स हैं उन पे कोई गलत इफेक्ट पड़े। प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए, हार्ड और रुथलेस क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए, बट दोज क्रॉस एग्जामिनेशन शुड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ द एथिक्स दैट अ प्रोफेशनल लाइक एन एडवोकेट शुड फॉलो। That is the only point that section 149 wants to make, and it is not a very harsh thing, that harsh action that is being taken, क्योंकि वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्रॉस एग्जामिनेशन समटाइम्स और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैन बी वेरी हार्श, स्पेशली इन केसेस जहां पे ऐसी कोई चीज हो रही हो, जैसे हमने इनहेरिटेंस में अनचेस्टिटी पे आ गए, या मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, या रेप के केसेस हो गए। इन चीजों में काफी हार्श हो सकती है क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड हार्श होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा, नहीं तो लोग मिसयूज करेंगे। मगर a lawyer should not go out of his chadar, the professional chadar. That is what 149 wants to say। और अगर आपने 149 की गलती करी और कोर्ट को ऐसा लगा, उन्होंने एक और आपको ये सेफगार्ड दिया है कि ये एक्शन सिर्फ कोर्ट ले सकती है, ये एक्शन कोर्ट लेगी आपके खिलाफ, तो आपको वो रिपोर्ट कर देगा टू दी हाई कोर्ट और दी अथॉरिटी दैट यू आर सब्जेक्ट टू, माने बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा देगी आपके खिलाफ, और सर्टिफिकेट वापस ले ली। और हाँ, आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुकदमा चलेगा एडवोकेट्स एक्ट में, आई थिंक इट इज सेक्शन 17 रेड विद 34 या 32। आपके ऊपर वो मुकदमा चलेगा, अंदर ही अंदर चलता है, आपको वहीं बार रूम में बुलाया जाता है, एक बंदा बैठता है, मोस्टली द प्रेसिडेंट साहब, और वो आपसे सवाल जवाब करते हैं, पार्टी को भी बुलाते हैं, उनका प्लेंट टाइप का डॉक्यूमेंट भी आता है, आपका WS भी आता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होती है, वो सुनते हैं, और उसके बाद आपको आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करना चाहें तो कर सकते हैं। कई बार कई सारे एडवोकेट्स के साथ ये होता है। तो ये मिसकंडक्ट अगर हुआ है तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका लाइसेंस जब्त कर सकती है और लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है। सो दैट इज व्हाट 150 इज अबाउट, दैट्स अ पेनल्टी दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन यू। कैन वी रीड 149 and 150 once so that we are clear on these 2 points? 149. Questions not to be asked without reasonable ground. No such question as is referred to in section 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable ground for thinking that the imputation which it conveys is well founded. Illustrations: a barrister is instructed by an attorney or vakil that an important witness is a dacoit. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. ये आधार है, वो बोल रहा है कि आपको आप ये क्वेश्चन पूछना क्यों चाहते हो, आपको बस ये दिखाना है कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिमाग में आया कैसे, बस वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं होना चाहिए। आपको बस ये दिखाना है कि क्वेश्चन बना ही क्यों मेरे दिमाग में, मुझे किसी विटनेस ने बताया, किसी इन्फॉर्मेंट ने बताया मेरे को। जो ये बैरिस्टर इसलिए बोल रहे हैं कि पहले जमाने में बैरिस्टर्स वर द वंस हु कुड कम टू द बार एंड स्पीक टू द जज। वकील वगैरह जो होते थे वो हमारे यहाँ के मोस्टली इंडियंस होते थे जो उनको असिस्ट करते थे। तो वो कह रहा है कि अगर आपको वकील ने बताया है किसी बैरिस्टर को कि सर ऐसा ऐसा है, ये डकैत है, यहाँ पे ऐसे है, तो आप उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा आप डकैत हैं। और फिर अगर कोर्ट पूछे कि भाई क्यों पूछ रहे हो, रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं, तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, I have been instructed by my client, or I have been instructed by my vakil, or I have been told by an informant, or I have been told by the police, or we came to know from a newspaper, or we came to know about his conviction in some case when we were researching. Reasonable ground होना चाहिए। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसी जगह पे, जब आप 149 की बात करते हैं और जब आप एक क्वेश्चन, एक इम्प्यूटेशन लगाने आते हैं, तो डू यू एज अ लॉयर हैव टू
prove the grounds of your imputation? And if it is a criminal trial, do you have to prove it beyond reasonable doubts? No. Not at all. Because फिर तो आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाओगे, फिर आप यही प्रूव ही करते रह जाओगे कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहां से मिली और मैंने क्वेश्चंस कहां से बनाए, राइट? इसके ऊपर केस है, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा वो. सो बेसिकली सर ये सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ. हाँ जी. Which it conveys is well founded. इस लाइन का मतलब ये इन्फॉर्मेशन ही. हाँ जी, जो इम्प्यूटेशन वो कन्वे कर रहा है, जो भी आप क्वेश्चन पूछने आए हो ना, जो उसको नॉलेज में है वो इन्फॉर्मेशन इतना से ये फ्रेज जो है वो वहां से लिंक करता है इन्फॉर्मेशन से. सिंपल बात यही. हाँ जी, जो आपको सूचना मिली है, जिस वजह से आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट शुड बी वेल फाउंडेड. बस आपको ये होना चाहिए वेल फाउंडेड मतलब आपको इन्फॉर्मेशन है वो सही है और आपने इसका हाँ. जो है आपको पता चल गया. हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है, इसी में से निकलता है कि आपको सिर्फ रीजनेबल एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए आपके पास कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, क्यों पूछना है. रीजन टू बिलीव है, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, यू डोंट हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, आप बस क्वेश्चन पूछ सकते हो. बस वो रेकलेस नहीं होना चाहिए, मिसकंडक्ट में नहीं जाना चाहिए, विच इज अ वेरी छोटा सा ब्रैकेट. और वो मतलब पता ही चल जाता है जब आदमी बदतमीजी ही करने लग जाता है एकदम. वो नहीं करना आपने. दैट इज व्हाट 149 सेज. B. A pleader is informed by a person in court that an important witness is a dacoit. The informant, on being questioned by the pleader, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. तो चलते फिरते किसी बंदे से पता चल गया कि ये तो डकैत है, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है, सर मुझे पता चला कहीं से, मैंने पूछ लिया. C. A witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit. There are no reasonable ground for the question. हाँ, ये गलत है. आप कहीं से भी उठ के एकदम से पूछ लें कि सर आर यू अ प्रोस्टिट्यूट, आर यू अ डकैत, कुछ भी, वो नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी सम ग्राउंड्स. A witness of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. This may be reasonable ground for asking him if he is a dacoit. Now the person is trying to question the witness and trying to ask him कि भाई कहाँ से पैसे कमाते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ उठते बैठते हो. ये क्वेश्चंस कहाँ पे रेलेवेंट है, कहाँ पे हमें पावर दी जाती है ये क्वेश्चंस पूछने की? 146 में. 146 में. 146 का जो 2 है वो हमें बताता है कि हम उसकी पोजीशन इन लाइफ को डिस्कवर करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जब हम उसकी पोजीशन इन लाइफ को डिस्कवर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें यही नहीं बता पाता कि भाई मैं करता क्या हूं, कहां से क्या पैसा कमाता हूं, देन वी हैव रीजनेबल ग्राउंड्स कि हम पूछे कि भाई चोरी चकारी करते हो क्या, पैसे कहां से कमाते हो, घर कहां से बनाया, गाड़ी कहां से ली, ऑल दैट स्टफ. वो चलेगा अगर ऐसे पूछेंगे कि चोरी चकारी करते हो. हाँ ऑब्वियसली सर, फिर तो पूछेंगे, इतना तो पूछते ही हैं. नहीं तो फिर वो जब उसका कोई हमारे पास वो है ही नहीं, क्या बोलते हैं, नो रीजनेबल ग्राउंड टू आस्क. कैसे रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव यहीं से तो बना कि वो अनसैटिस्फैक्टरीली आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा था, वो जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो करता क्या है क्या नहीं करता, वो यही जवाब नहीं दे पा रहा है. जैसे इसके डी में लिखा है विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known. यहाँ तो एक तरफ ये बोल रहा है nothing whatever is known और फिर बोल रहा है if he is a dacoit. ये एक तो दो अपोजिट चीज होगी. आप कैसे कह रहे हो कि nothing is known जब वो dacoit है? तो अरे नथिंग इज नोन माने जो बंदा पूछ रहा है उसको नहीं पता, जो बंदा पूछ रहा है उसको नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, वो उससे सवाल जवाब करता है, उसको पोजीशन जानने की कोशिश करता है, उसे क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं मिलते तब वो क्वेश्चन पूछता है. दैट बिकम्स अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर हिम, ये सोचने के लिए कि ये फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है. दैट्स व्हाई ही आस्क्ड द क्वेश्चन. बहुत बड़ी फॉरबिड मतलब बहुत बड़ा ये एम्बार्गो नहीं है कोई, इट्स अ वेरी छोटा सा एम्बार्गो ऑन एडवोकेट्स. बस ये कहना चाह रहे हैं कि सर तमीज में रहो, बस प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका. अब ये जो बड़ा थिन लाइन है उसको क्या वो तो अपना सोच के करेंगे. बहुत thin line है Actually- बोले कोर्ट नहीं अनरीजनेबल है, इसकी कंप्लेंट कर दो लेकिन हाई कोर्ट की, तो बड़ा थिन लाइन ऑफ. एक्चुअली ये बहुत कैसे पता सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि हमने वकीलों के ऊपर एक थोड़ा सा एम्बार्गो लगाया है कि ये लोग बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट को एकदम मोहल्ला बना दें, सिर्फ इसलिए कि आप जब हदों से पार होने लगो तो कोर्ट के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको कंट्रोल किया जा सके. दैट्स इट. नहीं तो बहुत ही छोटा सा एरिया है जहां पे जाके कभी आप ये कह सकते हो कि अनरीजनेबल बात कर दी आपने. नहीं तो मोस्टली अंडर द सन यू कैन आस्क मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, क्या कोर्ट आपको कह सकती है कि आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना वो मुझे रीजनेबल लग नहीं रहा है, आप ठीक से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, गिव मी द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, यू डिस्क्लोज योर क्वेश्चंस हियर
कि आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एंड हम डिसाइड करेंगे आप क्या पूछोगे और क्या नहीं पूछोगे। क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है? यस और नो? क्या क्रॉस एग्जामिनिंग पार्टी को उसके क्वेश्चन डिस्क्लोज करने के लिए कहा जा सकता है? नहीं, नहीं कहा जा सकता। अगर वो कोई गलत तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप उसको क्वेश्चन पूछने देंगे। ये जजमेंट है प्रकाश वर्सेस महाराष्ट्र 1975। अगर कोई गलत तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है तो जज की ड्यूटी है कि वो उसको रोकेगा, जरूर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बट यू कैन नॉट से कि आप सारे क्वेश्चन हमें बता दो अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सारे क्वेश्चन ही ऐसे पूछने वाले हो। अगर आपको लगता है कि वो जवाब देना विटनेस के लिए नहीं है, मतलब विटनेस शुड नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर दोस क्वेश्चंस, यू विल जस्ट टेक दोस क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड एंड यू विल इंक्वायर इनटू देम। आपको अगर लगता है कि वो क्वेश्चंस फिर पुट अप होने चाहिए तो आप पुट अप करवा दो, नहीं तो जस्ट लेट इट बी, दैट्स इट। सो वेरी बैलेंसिंग रोल दैट द कोर्ट हैज टू प्ले, ठीक है, बट दे कैनॉट हार्म योर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। ऐसी चीजें हमें कई सारी जगहों पे देखने को मिलती हैं। इसी बात पे ये बताओ कि सीआरपीसी में कहाँ देखने को मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन को प्रोटेक्ट करता है, जहां पे सीआरपीसी विटनेस को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। ये चीज हमें सीआरपीसी में कहाँ देखने को मिलती है? सेक्शन 273 में कुछ लिखा है क्या प्रोवाइजो में? 273 ऑफ सीआरपीसी। एनीबडी एल्स हु कैन रीड? टंडन सर तो तब से रीड कर रहे हैं। I'll read. थैंक यू। चलो 273 ऑफ सीआरपीसी। मैं ही पढ़ दूं तू? मैं पढ़ देता हूँ। मैं दे रही हूँ सर। चलो आप पढ़ रहे हो, मिल गया? जी जी। 273 evidence to be taken in presence of accused, तो यहाँ पे पहले एक्यूज को प्रोटेक्ट कर दिया। चलो लेट्स गो अहेड। except as otherwise expressly provided, or all evidence taken in the course of the trial or other proceeding shall be taken in the presence of the accused, or when his personal attendance is dispensed with, आवाज नहीं आ रही? when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, provided that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused. Explanation. In this section, accused includes a person in relation to whom any proceeding under Chapter 8 has been commenced under this code. Right. Thank you so much, Aru. So, no confrontation. You are trying to protect the victim, the prosecutrix as well as the right of the accused to cross-examine. वही चीज हमें 149 में भी देखने को मिलती है. So they are trying to protect all the parties, give them all the rights. Just that आप अपनी हद पार मत करो कोर्ट के अंदर. That's it. Professional, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होना चाहिए, जो हमारी कोर्ट्स में बहुत कम देखने को मिलता है. हमें उस चीज को बचाना चाहता है 149. राइट? चलो. Now let's go ahead and read 151. Pardon? 151. Incident and scandalous questions. Indecent. Sorry, indecent. Apologies. The court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court unless they relate to fact and issues or to matter necessary to be known in order to determine whether or not the facts and issue existed. Right. So 151. अब जो 149 था ना, that was something that was giving control to the court. उसकी भाषा अगर आप देखोगे, sorry, 149 जो था, that was trying to put a duty on the advocates कि आप लोग ये questions मत पूछो, ठीक है, प्रोफेशनल कंडक्ट अपना मेंटेन करके रखो. और जब हम 151 एंड 152 की बात करते हैं, बात सब सेम हो रही है, नाम अलग अलग दे दिए बस. 151 152 ये बोलना चाह रहे हैं कि कोर्ट के पास पावर है फॉरबिड करने की. यहाँ पे कोर्ट को पावर दे दी जा रही है, एक्टिवली कोर्ट को पावर दी जा रही है. और 149 एंड 50 में ड्यूटी बनाई जा रही है लॉयर्स के ऊपर और एक पैसिव पावर दी जा रही है कोर्ट को कि आप उनको किस तरह से पीनलाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मिसकंडक्ट को.
Now 151 says indecent and scandalous questions. मतलब indecent का मतलब तो हम सब जानते हैं, अभद्र क्वेश्चंस हो गए, गलत क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन अ लाइव एग्जांपल व्हिच इज वेरी वेरी दुखद एग्जांपल इन अ कोर्ट इन मेरठ. आई डोंट रियली रिमेंबर कि वो पूरा केस क्या था, बट द पर्सन वाज ट्राइंग टू आस्क, केस कुछ 354 वगैरह पे था, एंड द पर्सन वाज आस्किंग क्वेश्चंस टू द गाय, जिसने, जो मतलब भाई या बेटा रहा होगा जिनका भी, उनसे पूछना चाह रहा था कि आपकी बहन और आपकी मम्मी को 354 में आप कह रहे हो कि छेड़ा गया है, ये आपका एलिगेशन है. उसके अंदर वो उनके प्राइवेट पार्ट्स पे बात करता है और उससे पूछता है कि कैन यू टेल मी कि यू नो व्हाट आर द, मतलब क्या काइंड एंड टाइप एंड साइज एंड ऑल दैट फ्रॉम हिम अबाउट हिज मदर. दैट्स व्हाट द लॉयर वाज ट्राइंग टू आस्क. एंड बहुत अच्छे वहां पे जज साहब थे, काफी ओल्ड से, तो उन्होंने अच्छी फटकार लगा दी थी उन्हें कि आप ये सब, ये तरीके नहीं कर सकते आप यहाँ पे, आप यंग जनरेशन से हैं, हमें पता है आप बहुत एडवांस हैं, ये है वो, बट यहाँ पे तमीज, आपके यूनिफॉर्म, जिस यूनिफॉर्म में आप आए हो उसकी इज्जत करो. सो ये अभद्र, इनडिसेंट का मतलब हो गया अभद्र क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता. और आगे देखो वो क्या बोल रहा है, 151 में बोल रहा है इट माइट हैव सम बियरिंग, कुछ बियरिंग हो सकती है उसकी केस में. मे बी ही वाज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट बाय आस्किंग हिम कि योर, यू नो, व्हाट योर मदर लुक्स लाइक एंड व्हाट हर प्राइवेट पार्ट्स लुक लाइक. Maybe some bearing in any hypothesis that he might be able to make, but इतना बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इन चीजों के चक्कर में आप इनडिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने दे सकते, उसको कोर्ट फॉरबिड कर देगी. एंड जज साहब राइटली यूज्ड हिज पावर अंडर 151 एंड फॉरबिड द क्वेश्चन. सो ये होता है इनडिसेंट क्वेश्चन. और उसी तरह स्कैंडुलस क्वेश्चन होता है जब आप किसी के ऊपर कलंक लगा रहे हो, तो गलत इंप्यूटेशन, गलत नहीं मतलब इंप्यूटेशन लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो किसी के ऊपर, एक तरह से उसे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो. तो वो जो डेफेमेशन कर रहे हो उससे अगर कोई छोटी मोटी बियरिंग है भी केस के ऊपर, तो भी इट्स नॉट अलाउड कि आप किसी के ऊपर बहुत गलत ऐसा इल्जाम लगा दो, छेड़खानी का, या ऐसा कुछ, किसी कोई बुजुर्ग आदमी है उसके ऊपर छेड़खानी लगा रहे हो. या आप एक केस मैंने अभी पढ़ा था इस बुक में, जिसमें द पर्सन वाज आस्किंग इट, हाँ, सो देयर इज अ केस जिसके अंदर व्हाट्स हैपनिंग इज देयर इज अ लेडी जो एज अ पीए काम करती है फॉर इन सम डिपार्टमेंट, ठीक है, इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. द गाय हु इज हर बॉस इज अराउंड 40 years old एंड द लेडी इज अबाउट टू रिटायर अराउंड 60-61. और उससे वो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप तो अकेले रहती है ना इनके साथ, एंड इट वाज नथिंग अबाउट 354, 376 रेप और असॉल्ट, नथिंग अबाउट दैट, कुछ फ्रॉड का मामला. उस फ्रॉड के मामले में ही द क्रॉस एग्जामिनिंग पर्सन इज ट्राइंग टू आस्क कि आप तो पीए हो ना इनकी, आप तो इनके साथ अकेले भी कमरे में बहुत बार रहती हो, तो अकेले में ये हो जाता होगा, वो हो जाता, समथिंग लाइक दैट. ही इज ट्राइंग टू मेक सम इम्प्यूटेशंस. तो ये स्कैंडलाइजिंग क्वेश्चंस है. यू आर ट्राइंग टू स्कैंडलाइज समवन्स प्राइवेट लाइफ, समवन्स इमेज, समवन्स फेम और रेपुटेशन, and whatever you're trying to do with that does not have much bearing on the case. ये हो गए अभद्र और कलंकात्मक questions in the court. So let's read 151 once again. उसके बाद गोपाल सर मैं आपके पास आ रहा हूँ. The court may forbid, हो सकता है forbid कर दें because it's their discretion. It's a wide discretion and it's a very subjective thing. एक जज को हो सकता है कोई बात ठीक लगे, एक को लग सकता है कि ना लगे. It may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court. सब कुछ bearing हो भी सकती है, आप फिर भी forbid कर देंगे अगर वो बदतमीजी की कैटेगरी में आ जाएगा. Unless they relate to facts and issue or matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts and issue existed. Unless necessary हो, unless वो जानना, मतलब obviously वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा. अब आप अगर रेप विक्टिम से बात कर रहे हो तो उसे ये तो आप पूछोगे ही ना कि भाई कहाँ पे, कब मिले, आपके कपड़े उतारे गए या नहीं उतारे गए, व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट, डिड ही, अब रेप में सबसे बड़ी बात ही पेनिट्रेशन की होती है. इफ यू डोंट क्वेश्चन द लेडी और द गर्ल ऑन पेनिट्रेशन, देन यू कैन नॉट एक्चुअली, यू नो, क्रॉस एग्जामिन अ रेप केस. तो जहां पे है ही नेसेसिटी, वहां पे तो कोई बात नहीं है, वहां पे फॉरबिड नहीं किया जाएगा. मगर जहां पे नेसेसिटी भी नहीं है, छोटी सी बियरिंग है और आप बदतमीजी भी कर रहे हो, वो नहीं माना जाएगा, उस पर आपको फॉरबिड कर दिया जाएगा. दैट इज व्हाट 151 वांट्स टू कन्वे. सो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए हमें 149 का, 151 का एंड नाउ 152 का. गोपाल सर आप कुछ कह रहे थे? वैसे तो आपने सब आंसर कर दिया, लेकिन कभी कभी कोर्ट ड्रेस कोड को लेके भी फटकार लगाता है कि आप लड़की ड्रेस के लेके क्यों पूछ रहे हो, टाइट पहनती, ये पहनती, वो पहनती, ये आपको क्या काम है? हाँ ये भी ये सर, क्योंकि ये कई बार पेपर में आते हैं ना. केरला में अभी कुछ ऐसा इंस्टेंस होता है. हाँ, मतलब obviously the court, see that's why I said it's a very subjective topic.
कोई जज ऐसे हो सकते हैं, वी हैव हैड द मिसफॉर्च्यून ऑफ, वो जज साहब का मैं नाम नहीं लेता, बट वी हैव सीन दैट रिमार्क फ्रॉम द जज कि इनकी गलती है। कई बार हमारे पॉलिटिशियंस वो करते हैं कि ये कपड़े क्यों पहन के घूमती हैं, इस वजह से होता है, या बाहर क्यों निकलती हैं, इस वजह से होता है। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कोई जज को लग सकता है कि आई शुड फॉरबिड दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन गोज आउट ऑफ द लाइन जस्ट बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट कि उसका पहनावा कैसा है, वेस्टर्न है या इंडियन है, बिकॉज दैट डज नॉट मैटर। मगर कोई जज ऐसे हो सकते हैं जिनका सोच विचार ऐसे हैं कि नहीं यार, ये क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए, या नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किसी लेडी को ये टाइट कपड़ों पे क्यों पूछ रहे हो, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। जज साहब के संस्कार पर डिपेंड करेगा। हाँ, वो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, तो बेसिकली बहुत छोटा सा एरिया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू, बिकॉज आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है वो बहुत बड़ा राइट है। नहीं तो वहां इनजस्टिस हो जाएगा अक्यूज के साथ, कोई गलत तरह से फंस जाए। दैट इज द लास्ट थिंग दैट आवर सिस्टम वांट्स। छोटी सी जगह है जहां पे आप बिल्कुल ही हदें पार कर जाओ और अपनी बॉर्डर लाइन एज पे आके भी आगे कूद जाओ, वहां पे कोर्ट अपना अधिकार एक्सरसाइज करेगी। अभी जो मैं केस आपको बताने वाला हूँ, आई थिंक मैंने टाइम ले लिया है अपना पूरा आज का, तो बाद में बता दूंगा। बट जो केस है उसके अंदर लोअर कोर्ट्स का फैसला बदला गया है, और वो आपको शायद थोड़ा सा अटपटा भी लगे, अभी बताता हूँ। सो 152 आखिरी सेक्शन है हमारा, इसके आगे सेक्शन हम बाद में करते हैं। 152 says क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय। ठीक है, नाउ द कोर्ट शैल फॉरबिड। ऊपर देखो क्या था, मे, और यहाँ पे क्या है, शैल। ऊपर वाले जो थे उनका बियरिंग थी, कुछ रेलेवेंट फैक्ट हो सकता था, नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस हो सकता था, तब वो मे की बात कर रहा है, मे फॉरबिड दोस क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है उनसे कोई मतलब बनता हो, तो आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे। मगर 152 जो बात कर रहा है वो शैल फॉरबिड की बात करता है, और वो कहता है जब सिर्फ एनॉय करने के लिए पूछ रहे हो। जैसे एक वकील साहब मैंने दिल्ली में फरीदाबाद में देखे थे, वो उन्होंने बंदे को मतलब एक ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट 16-17 लोगों के बारे में बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते जा रहे। अच्छा इसके बाल कैसे थे, अच्छा ऐसे थे, अच्छा इसके बाल कैसे थे, ऐसे थे, अच्छा इसके बाल कैसे थे। अरे भाई एक साथ पूछ ले यार, किसके बाल कैसे थे। वो ऐसे करते करते उन्होंने ना 4-5 बार बोला, और 4-5 बार कोर्ट से लड़ा भी। कोर्ट ने बोला सर ये क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला सर मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ एक एक करके। वो बार बार पूछी जाए, तो फिर कोर्ट ने फिर मना कर दिया, सर ये सब नहीं है, ये नहीं चलेगा। वहीं बंद कर दी थी क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब अगले दिन करना, आप सोच समझ के अपने क्वेश्चन बना के आओ, आप तैयार नहीं हो, आप ये उल बातें कर रहे हो। तो आप अगर किसी को सिर्फ एनॉय कर रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो जबरदस्ती, वो कुछ और पूछ रहा था, पता नहीं कुछ बहुत फनी था वो, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या डायलॉग था, बट बार बार एक ही चीज पूछता जा रहा था, तो वो बिल्कुल ही उसका कोई मतलब नहीं था। देन देयर इज अ शैल फॉरबिड का एलिमेंट। देन द कोर्ट हैज टू स्टॉप द पर्सन बिकॉज यू आर वेस्टिंग द क्रूशियल टाइम ऑफ द कोर्ट, एंड उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। विच मे अपीयर प्रॉपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इन्होंने जानबूझ के डाला। इन्हें पता है कि एडवोकेट जो है वो कुछ ना कुछ तो आर्गुमेंट बना ही देगा कि सर मेरे लिए तो जरूरी है ये पूछना, बाल के बारे में पूछना, और मैं एक एक करके पूछना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी हो, बोल ही देगा वो। इसीलिए वो आगे क्या बोलता है, द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, और व्हिच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ। वो वकील कन्विंस जरूर कर देगा कि सर देखो प्रॉपर तो है, क्वेश्चन तो प्रॉपर है, बट अपीयर्स नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, जबरदस्ती बस। तो उस चीज को कोर्ट फॉरबिड करेगी ही करेगी। ठीक है, अब इसके आगे के जो सेक्शंस हैं, आई थिंक ऐसा है, ये indecent scandalous questions can be they can be intended to insult, or it could be vice versa also. Difficult to differentiate. राइट नहीं, हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने उसमें मे लगाया है, क्योंकि वहां पे मुश्किल है जानना कि उसकी कोई बियरिंग है या नहीं है। मगर यहाँ पे जो इंसल्ट और एनॉय वाली चीजें हैं, जो सामने सामने दिख ही रही हैं कि सिर्फ इंसल्ट और एनॉय करने के लिए है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो आप, दैट इज समथिंग जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कोर्ट को, तो वहां पे शैल फॉरबिड है। ठीक है, अब अगर मेरे ख्याल तो काफी लोड हो गया आज की क्लास के लिए, काफी कनेक्ट करते एंड अगर नहीं हुआ है तो बताओ, मेरे को अभी आगे 6-7 सेक्शंस और हैं, एंड केस लॉ भी है। चलो यहां तक समझ आ गया, यहां तक दबंग क्या पिक्चर देखी है? दबंग पिक्चर देखी है आपने? कौन सी सर? बाकियों ने देखी, जरा हाथ खड़े करवा लो। सलमान खान की दबंग, चारों आपने तो देखी होगी। देखिए, सबने देखी सर। सबने देखी है ना? उसमें बोलता है ना, वो सलमान खान दबा के धोता है, और फिर वो बाद में छेदी लाल की धज्जियां उड़ जाती है। वो कहता है भैया जी स्माइल आउट, भैया जी स्माइल वाली स्टेज आ गई है, आगे क्या बताऊं? Exactly, sir. फोटोग्राफर फोटो लेने घूमते हम लोग, इतनी बताओ। इतना ओवरलोड हो गया है। आपने पढ़ाया बहुत बढ़िया है, लेकिन चल। छेदी लाल की धज्जियां उड़ चुकी है। ठीक है, छोड़ देते हैं छेदी लाल को फिर। तो अभी बस मुझे ये कंफर्म कर दो कि इसमें अगर कहीं पे भी क्वेश्चन है, ये आपको पूरी ये चीज याद होनी चाहिए कि 5 से 55 और 118, 132, 138, 145, 6, 7, 8 और 152 तक हम कैसे पहुंच रहे हैं,
ये क्लियर है तो आगे का सब कुछ एकदम क्लियर चलता रहेगा। आगे हमें इनके साथ सिर्फ 2 ही सेक्शन कनेक्ट करने हैं, 153 और 155, जो अगेन 146 से ही जन्म ले रहे हैं, 153 एंड 155। बस ये चेन अगर समझ आ जाए तो ये लास्ट चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और ये ना आए तो फिर हमेशा ये लगता रहता है कि यार 118 तक तो एविडेंस एक्ट आती है, उसके आगे की नहीं आती, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन और एनी क्लैरिफिकेशन दैट आई नीड टू मेक अप टू, तो यू कैन शूट। Not today. ओके भैया जी स्माइल। चलो भैया जी कीप स्माइलिंग and let's see you smiling next week and let's continue then. And राघव, एक थोड़ी सी हेल्प करिए, हाँ जी। AIB के एग्जाम की डेट आ गई है। तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। तो राघव जी को देके आना है क्या आपकी जगह? That's how नहीं much I can मतलब help. हेल्प से मेरा मतलब है सर कि कुछ नहीं, ऐसा होता है आजकल, आपकी फोटो लग जाएगी। नहीं नहीं, हम तो इसको लेके जाएंगे राघव जी को। वो याद है हम लोग चारू? तो जी चारू याद है मुन्ना भाई MBBS में वो उसको लेके जाता है, वो एग्जैक्टली सर। क्यों कराता है, क्या चीटिंग करवाता है, हाँ बाद में सर। उसके फादर को जूस पिलाता है। तो हम भी जूस पिला देंगे इनके फादर को, ले जाएंगे। राघव जी बड़े कूली बोलते हैं, तो दीजिए एग्जाम। बोले एग्जाम आ रहा तो दीजिए। मतलब कुछ हम सोच रहे थे कि राघव सर कुछ और हेल्प कर दे पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ टिप्स दे दे कैसे तैयारी की जाए जल्दी से। एंड गोपाल सर AIB के लिए यार टिप्स की एक्चुअली जरूरत है नहीं। AIB में इट्स ओनली अबाउट इंडेक्स। इफ यू नो द इंडेक्स ऑफ द बेयर एक्ट्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट बी थरो, दैट्स इट। और उसके बाद बुक्स का एविडेंस चलता रहेगा। आप 3-4 क्लास ले लो उसको इंडेक्स हटाने की, जैसे ये हटा दिए 5 से 55 तक, ऐसे बस इम्पोर्टेंट सर ऐसे ही ले लीजिए क्लास राघव। ऐसे ही नहीं, ना पूछ, एक ही क्लास में 3-4। नहीं ऐसे मतलब क्लास में तो नहीं रट सकते, बट ऑन अ सीरियस नोट व्हाट वी अरे कैन डू। क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे नहीं कर सकते स्टूडेंट सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन डू 3-4 क्लासेस एंड जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसकी उसके ना MCQs कर सकते हैं। सर बुक्स ले जाने दे रहे हैं ना, तो क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? बुक्स तो ले जाने दे रहे हैं। तो देख लीजिए उसमें जिस सर कमेंट्स वाली बुक तो हटा दी उन्होंने। नहीं, कमेंट्स डायरेक्ट लेके जाइए। हाँ सर बेरेट तो इसलिए अभी तो ले बेरेट जाओ। तो ऐसे कमेंट्स आने की जरूरत लगी ही नहीं कि है, कमेंट्स 40 तो नंबर लाने हैं। अरे जैसे आपने किया सेक्शन 6 से लेके 55 इंपॉर्टेंट सेक्शन दोहरा दिए, 2-4 बार दोहरा दोगे तो शायद नैया पार हो जाएगी। सर हो जाएगी ऐसे, उसमें कितना घबराने की जरूरत नहीं। वैसे राघव जी पेपर ला देंगे पहले से, 4 ने बोला है। पेपर ही ला देंगे। नहीं MCQs कर सकते हैं, हम MCQs ही हेल्प करते हैं। आप MCQs की एक किताब ले लो, इंपॉर्टेंट MCQs बैठ के फटाफट लगाओ और उनका कॉन्सेप्ट जानते रहो, वो हाँ। करा जा सकता है। कोई राइटर बताओगे आप? मेरे को नहीं पता राइटर, मैंने तो नहीं किया था राइटर से, हमने इंडेक्स से ही किया था बस। तो इंडेक्स ही याद करा दीजिए। ये है, दिख रहा है, हाँ हाँ। ये पकड़ लो, शादी से गुजारा हो जाए, इसी के भरोसे चले हुए। सॉल्व पेपर्स की ऐसा कर सकते हैं कि हम आपके एग्जाम से पहले 2-4 क्लासेस करके जो अच्छे MCQs हैं वो दौड़ा दें अच्छे से। क्या डेट है ये? प्लीज इंडेक्स करा रहे तो बात कराओ। तो 5th of February है। आप 3-4 के इंडेक्स करा दो। आज किया ना एविडेंस के, बढ़िया करवाया। टाइम लगता है सर, करने को तो करने गोपाल सर 5 फरवरी है डेट। 5 फरवरी। चलो इसके बारे में भी सोच लेते हैं। एनीवेज अभी जो टॉपिक है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो किसी का? तो चार्ट थोड़ा फिर से पढ़ के एंड आई विल आस्क नेक्स्ट वन। चलो ठीक है, अमेजिंग। सो लेट मी रैप इट अप हियर एंड सी यू नेक्स्ट थर्सडे, ओके, इफ आई एम नॉट इन ट्रांजिट। Sunday do we have a class? नो Sundays को नॉट class- संडेज नंदिनी, बिकॉज संडेज को कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज दे वर पहले ही 2 क्लासेस हमारी होती हैं, देन पीपल ट्राई टू गो आउट एंड हैव सम फन ऑन संडेज, दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड इट टू वेडनेसडेज एंड थर्सडेज, राइट? So I think this 25th all the classes will be off. फ्रॉम 25th, या 25th से लेके 1st जनवरी तक एटलीस्ट होंगी ऑफ। ऑल्दो रवि सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी क्लास, उन्होंने बोला है कि आई विल टेक क्लासेस एंड शिखर सर कंप्लीट कर देंगे अपना कोर्स कल वाली क्लास में। एंड व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? TPA की छुट्टी है। आईपीसी आपके पास है 28 को, वो होगा नहीं। IPC मेरे पास है, अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, मैं तो कर लूंगा। 28 और 29 Charu, को। I have sent the image in the group for MCQ वाली बुक का। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे हिसाब से 28 29 को कर लेना चाहिए जब आपके पास एग्जामिनेशन का प्रेशर है। हाँ राघव प्लीज। 28-29 को 28 को आपका आईपीसी है, 29 को जो एविडेंस है थर्सडे को।
तो अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, अगर एग्जाम वालों को प्रेशर है तो। हम हाँ तो कर सकते हैं। अब अगर मतलब सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना छुट्टियों पे जा रहे हैं, नहीं, वो इनको देख लेना है, अगर जरूरी है 10-15 आदमी आ सके तो। चलो आई शूट अ पोल ऑन द ग्रुप, अगर लोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले हफ्ते कर लेंगे, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा सबको। वैसे वैसे तो तो मैं हमारे मतलब आईबीसी में वैसे ही नेचुरली ब्रेक काफी हो जाता है, हफ्ते भर का तो पूरा होता ही है। ठीक है, राइट, ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड गुड नाइट नाइट। सर। सर, गुड नाइट एक बार देख गुड लेना नाइट सब लोग, एक एवरीवन। बार लेक्चर फिर से, आई थिंक इसमें क्वेश्चंस होने जरूर चाहिए आप लोगों को। अभी तो मैंने पूरा कवर भी नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू ही करेंगे, तो just go through the lecture once again. All right, thank you, good night, bye bye. Good night. Good night, everybody. Good night, bye bye.